to my channel. I really hope that you guys are really doing well. So guys, today we will be discussing the chapter The End of Bipolarity from class 12 Political Science. This chapter is crucial for understanding the collapse of Soviet Union and its impact on world politics. So guys, these are the topics which we'll be covering in this chapter one by one. So guys, first let's just understand the meaning of the chapter. What is bipolarity? Bi means टू एंड पोलैरिटी मीन्स पोल्स. ठीक है, तो वर्ल्ड उस टाइम पे, हमारा जो वर्ल्ड था उस टाइम पे दो पोल्स में डिवाइड था. एक था हमारा वेस्टर्न पोल और एक था ईस्टर्न पोल. ईस्टर्न पोल जो था वो यूएसएसआर के कंट्रोल में था, यूएसएसआर, और जो वेस्टर्न पोल था वो यूएस के इन्फ्लुएंस में था. ठीक है, तो ये होता है बाइपोलरिटी. अब हम इस टॉपिक को वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज द सोवियत सिस्टम. व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन, causes and consequences of disintegration of Soviet Union, shock therapy and its consequences, new entities in world politics, which was Russia, Balkan states and Central Asian states, then India's relation with Russia and other post-communist countries, and lastly the conclusion. Let's come to our first topic. What was Soviet system? 1917 में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें यूएसएसआर का बॉर्न हुआ था. ठीक है, यहाँ पे द रिवॉल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म. ये जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था इसका जो आइडियाज़ था वो सोशलिज्म पे बेस्ड था और टू अपोज कैपिटलिज्म. ठीक है, और ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी और इक्वलिटी, मीन्स टू एस्टैब्लिश इगैलिटेरियन सोसाइटी. इगैलिटेरियन सोसाइटी. ठीक है, अब सोवियत सिस्टम जो था, सोवियत सिस्टम, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता था, अब जैसे कि इंडिया में बहुत सारे पार्टीज़ है, लाइक इंडिया में बीजेपी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, मींस बहुत सारी पार्टीज़ है इंडिया में. वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी में क्या वन पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी सिस्टम था तो उस टाइम पे. ठीक है, तो वहाँ पे जो वन पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, अब उस कम्युनिस्ट पार्टी में सिर्फ एक ही पार्टी थी, उसमें कोई भी इंडिविजुअल्स का कोई रोल नहीं था, ना कोई दूसरी पार्टी आ सकती थी. अब वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी? ये जो पूरा स्टेट है, स्टेट मीन्स अगर आप वर्ल्ड के इसमें बात कर रहे हो तो वर्ल्ड के इसमें स्टेट मीन्स पूरी कंट्री को हम डिनोट करते स्टेट बोले. ठीक है, तो वो जो पूरी स्टेट की जो इकोनॉमी थी, वो जो पूरी सोवियत सिस्टम की इकोनॉमी थी, वो पूरी स्टेट गवर्नमेंट संभालता था, उसको पूरी स्टेट संभालता था, उसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का कोई रोल नहीं था उसमें. ठीक है, तो इसको ही हम सोशलिज्म बोलते हैं, जिसमें जो पूरी जो इकोनॉमी होती है स्टेट की, वो अगर स्टेट संभाले तो वो होता है सोशलिज्म सिस्टम. नाउ आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में ये यूरोप था. ठीक है, ये यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है और यूरोप का ईस्टर्न पार्ट है. यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट था वो यूएसए के इन्फ्लुएंस में था, यूएसए के इन्फ्लुएंस में था, उसके यूएसए के आइडियाज़ थे वेस्टर्न यूरोप में. और ये जो ईस्टर्न पार्ट है यूरोप का वो यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस्ड था. ठीक है, तो उस टाइम पे ये था हमारा सेकंड वर्ल्ड, इसको हम सेकंड वर्ल्ड बोलते हैं बेसिकली. फर्स्ट वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्रीज आती है और सेकंड वर्ल्ड में ये. तो ये जो सेकंड वर्ल्ड है ना, इसको हम वार्सो पैक्ट बोलते हैं. ठीक है, वार्सो पैक्ट बेसिकली इट्स अ मिलिट्री अलायंस. Here you can see it's a military alliance. Got it? तो यहाँ की जो इकोनॉमी कैसी थी? वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा था, एनर्जी रिसोर्स भी काफ़ी थे, मशीनरी प्रोडक्शन भी बहुत था उस टाइम पे, काफ़ी था. अब वहाँ पे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, मीन्स वहाँ पे जो एक छोटी सी छोटी सुई से लेके एक कार तक भी वही खुद ही प्रोड्यूस करते थे. ठीक है, किसमें? यूएसएसआर में. नाउ नेक्स्ट इज मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देते थे स्टूडेंट्स को वहाँ पे, और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देते थे, लाइक किसमें? हेल्थ में, एजुकेशन में और चाइल्ड वेलफेयर में सब्सिडीज़ देते थे. वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, नो अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, वहाँ पे बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी और स्टेट ओनरशिप था उस टाइम पे. अब ये तो हमने देखे कुछ अच्छे फैक्ट्स कि भाई वहाँ पे कितनी पॉजिटिवनेस थी, कितने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ थे, सब हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे. लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी तो होंगे, तो हम इसके भी ड्रॉबैक्स देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स जस्ट डिस्कस ड्रॉबैक्स.
जो यूएसएसआर का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था और अथॉरिटेटिव सिस्टम था, और ये जो सिस्टम था इसकी वजह से लोगों को रहना वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, डिफ़िकल्ट फॉर पीपल। वहाँ पे लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, वहाँ पे लोगों को बोलने का कोई हक नहीं था। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट थी, मीन्स आप कुछ भी करो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंसर नहीं मिलेगा उनके कुछ चीज़ें करने पर, ठीक है। वो अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट थी वहाँ पे। और फिर वन पार्टी सिस्टम था। वन पार्टी सिस्टम मीन्स अगर बहुत सारी पार्टीज़ होती है तो भाई उनको वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अगर कुछ भी वो गलत करेंगे तो उनको पीपल को जवाब देना पड़ता है। बट वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम था, तो कोई आंसरेबल गवर्नमेंट नहीं थी। दैट्स वाई दैट वाज अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट। एंड यूएसएसआर जो था वो 15 रिपब्लिक से बन के बना था। मीन्स अगर ये अपना यूएसएसआर है, ठीक है, तो वो 15 रिपब्लिक से मिल के बनाएगा। ये अपना ऐसे मीन्स ऐसे करके 15 रिपब्लिक्स थे वहाँ पे, 15 रिपब्लिक से बन के यूएसएसआर बना था। और यूएसएसआर में जो रशिया था वो डोमिनेंट पोजीशन पे था रशिया उस टाइम पे, इसलिए जो यूएसएसआर का सक्सेसर भी था ना वो रशिया ही था। यूएसएसआर बेसिकली आर्म्स रेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, आर्म्स बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे आर्म्स में लगा देता था। आर्म्स का ह्यूज कॉस्ट आर्म की वजह से आर्म्स बनाने में, मींस बहुत सारे वहाँ पे बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी थी कि भाई जितने ज़्यादा हमारे पास मिलिट्री के इक्विपमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास गन्स होगी उतने ही हम आगे रहेंगे, ठीक है। इस वजह से वो आर्म्स में बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करता था। यही आर्म्स वेपन्स वगैरह बनाने की वजह से वो वेस्ट से पीछे रह गया था। वेस्ट मीन्स यूएस, ठीक है। इस वजह से वो वेस्ट से पीछे रह गया था। पीछे मीन्स टेक्नोलॉजी में भी और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी यूएसएसआर यूएस से पीछे रह गया था, ठीक है। उस टाइम पे उसका यूएसएसआर का अफ़गानिस्तान के साथ वॉर भी हुआ था 1979 में, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज हो गई थी और इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा उसके फ़र्क पड़ गया था, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ ड्रॉबैक्स। सो नाउ गॉर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। मिखाइल गॉर्बाचेव जो जनरल सेक्रेटरी थे किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है, पॉइंट 1। और ये जनरल सेक्रेटरी कब बने थे, 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के। और इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, किससे इन्फ्लुएंस होके, वेस्टर्न की जो टेक्नोलॉजी को देख के उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। और इनके कुछ 2 डिसीजंस इन्हें दिए थे, ठीक है, 2 डिसीजंस बाय गॉर्बाचेव। फर्स्ट डिसीजन जो था वो वेस्ट के साथ नॉर्मलाइज रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए एक डिसीजन ये था। और सेकेंड है डेमोक्रेटाइज सोवियत यूनियन, ठीक है। अब भाई लोग बोल रहे थे कि हम भाई वेस्ट से यूएस इतना चिढ़ते हैं, इतना हमारे बीच में इतनी टकराव है, ठीक है, तो हम भाई उनसे क्यों हमारे रिलेशंस जो है वो अच्छे करें, नॉर्मल करें। ऑब्वियसली हर कोई यही सोचेगा कि भाई वो तो हमारे दुश्मन है, तो हमसे क्यों उनसे रिलेशन अच्छे करें, नॉर्मलाइज करें। तो इस वजह से उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था। तो बेसिकली ये उनके 2 डिसीजन थे। अब जो गॉर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स दिए थे, अब उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हुए थे, ठीक है। उसके रिफॉर्म्स देने के बाद जो ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज़ है ना, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। किसके, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें क्या होता है, रैपिडली क्या हुआ था, हमारे जो क्राइसिस है ना वो एस्केलेट होना स्टार्ट कर दी ड्यू टू जो रिफॉर्म्स थे अपनी गॉर्बाचेव की रिफॉर्म्स के अगेंस्ट। और गॉर्बाचेव लीडर जो था कम्युनिस्ट पार्टी का गॉर्बाचेव, उनके दोनों के अगेंस्ट में क्राइसिस होने स्टार्ट हो गए थे। फिर 1991 में एक कूप हुआ था, मीन्स एक तख्ता पलट हुआ था, किसके द्वारा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हेडलाइनर्स है ना उसके द्वारा। तो इस कूप में एक नेशनल हीरो जैसा सामने आया, वो कौन था, बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन ऐसे कूप के टाइम पे नेशनल हीरो जैसा सामने आया था, ठीक है। और वो किसको, वो अपोज कर रहा था, सोवियत यूनियन को ही वो अपोज कर रहा था एज रशियन रिपब्लिक। उसके बाद में पावर बिगिन टू शिफ्ट, पावर क्या हुआ, पावर के शिफ्ट हो गई, कहाँ से, ईस्ट यूरोप टू सेंटर टू रिपब्लिक। ईस्ट यूरोप जो था वो सेंटर के कंट्रोल में था, ठीक है, ईस्ट यूरोप सेंट्रल के कंट्रोल में था। और सेंटर से कहाँ पे आ गया, रिपब्लिक के पास पावर आ गया। तो ये क्या हो गया, एक सोवरेन स्टेट बन गया था उस टाइम पे। फिर दिसंबर 1991 में जो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये जो 3 कंट्रीज़ है ना, उन्होंने यूएसएसआर को डिसबैंड कर दिया, मीन्स उसको हटा दिया, डिसबैंड कर दिया। तो यूएसएसआर के डिसबैंड होते ही कम्युनिस्ट पार्टी वो भी डिसबैंड हो गई। अब कम्युनिस्ट पार्टी के डिसबैंड होने के बाद उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो कैपिटलिज्म को चूज़ करें या डेमोक्रेसी पे।
दे हैड टू अडॉप्ट ईदर कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, ठीक है, सॉरी, दे हैड टू अडॉप्ट कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, उनके पास यही दो ऑप्शन थे अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। चलो एक बार वापस से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो जो गॉर्बाचेव ने रिफॉर्म्स दिए थे ना, उससे क्या इफ़ेक्ट्स पड़े। एक तो जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, किसके, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद में जो क्राइसिस है ना वो आने स्टार्ट हो गए। क्राइसिस किसकी वजह से, एक जो रिफॉर्म्स दिए थे गॉर्बाचेव ने उस रिफॉर्म्स के अगेंस्ट, और गॉर्बाचेव जो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था उसके अगेंस्ट क्राइसिस होने स्टार्ट हो गए थे। देन 1991 में कूप हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी के हेडलाइनर्स के द्वारा। उस कूप में बोरिस येल्त्सिन जो था वो एक नेशनल हीरो जैसे सामने आया, जो अपोज कर रहा था सोवियत सिस्टम को एज अ रशियन रिपब्लिक, ठीक है। देन पावर बिगेन टू शिफ्ट। इस इतने सारे क्राइसिस के बाद में जो पावर, ईस्ट यूरोप का जो पावर था, जो सेंटर में था, भी सेंटर कंट्रोल करता था पूरे स्टेट को, ईस्ट यूरोप को, वो अब रिपब्लिक के पास आ गया, वो पर्सन्स के, इंडिविजुअल के पास आ गया था वो पावर, ठीक है। देन अब जो ईस्ट यूरोप है वो एक रशियन स्टेट, सॉवरेन स्टेट बन गया था, सॉरी। देन 1991 में जो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये जो 3 कंट्रीज़ ने यूएसएसआर को डिसबैंड कर दिया था। और यूएसएसआर के डिसबैंड होने के बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यूएसएसआर की, वो भी डिसबैंड हो गई। तो उनको जो उनके पास ऑप्शन था, दे हैड टू अडॉप्ट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सो गाइस, आफ्टर द डिसबैंड होने के बाद यूएसएसआर के, फिर वहाँ पे क्या हुआ था, किसका, CIS का फॉर्मेशन हुआ था। किसका, CIS मीन्स Commonwealth of Independent States, came as a surprise to other republics, especially to Central Asian states, किसके लिए, और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे वो फाउंडिंग मेंबर्स थे किसका, CIS का। क्योंकि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे उनका कहना था कि जो यूएसएसआर था उनको हमेशा ऐसे एक लेफ्ट ओवर फील देता था कि भाई वो तो कंट्री में तो है लेकिन उनका कोई रोल ही नहीं, इन कंट्री में उनका कोई रोल ही नहीं है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स का कोई रोल है ही नहीं इनमें। तो उनको ऐसा लेफ्ट ओवर फील ना करवाए, इसलिए उनको क्या फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया, किसका, CIS का, ठीक है। तो अब सक्सेसर कौन हुआ, रशिया। यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया इसलिए हुआ क्योंकि रशिया हमेशा से ही USSR में डोमिनेंट पोजीशन पे था, ठीक है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट किसको, रशिया को दे दी गई। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स रशिया के पास। न्यूक्लियर स्टेट और डिसआर्मामेंट भी रशिया के साथ ही गया था, ओके। चलिए लेट्स मूव फर्दर। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो पहले रीजंस जानते हैं अपना, ये जो डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर, उसके क्या रीजंस थे ऐसे जो वो डिसइंटीग्रेट हुआ। तो बेसिकली फर्स्ट रीज़न तो था हमारा इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के अंदर ही बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, एक तो पॉलिटिकली वीकनेस हो गई थी और इकोनॉमिकली वीकनेस हो गई थी, ठीक है। अब जो पीपल्स के एस्पिरेशंस थे वो फेल हो गए थे, कि लोगों ने सोचा तो बहुत था कि ये यूएसएसआर जो था हमारे लिए ये करेंगे, ये वो करेगा, ये करा, बट एट द एंड जो भी लोगों के एस्पिरेशंस थी वो फेल हो गई थी। क्योंकि अगर हम देखें तो जो यूएस था वो यूएसएसआर से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एडवांस था। इसलिए जो लोगों को लगा कि भाई वेस्ट तो हमसे इतना ज़्यादा एडवांस है और हम वैसे इतने ज़्यादा कम है, तो इस वजह से लोगों की जो एस्पिरेशन थी वो फेल हो गई थी, ये देख के। देन सेकंड है सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज। उस टाइम पे जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी, एक जगह रुक गई थी। तो लोग भाई डाउट में आ गए कि भाई इतनी ज़्यादा इकोनॉमी रुक गई तो हम क्या करेंगे, हम खाएंगे क्या। तो इस वजह से लोग डाउटफुल हो गए थे और लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड रीज़न ये था। देन थर्ड इज़ रिसोर्सेज। अब वहाँ पे क्या था कि जो रिसोर्सेज थे वो बेसिकली किस पे फोकस करते थे, एक तो न्यूक्लियर पे फोकस करते थे वहाँ के रिसोर्स, एक मिलिट्री पे और एक सैटेलाइट पे। बस इन 3 चीज़ों पे ही वहाँ के स्टेट फोकस करता था। इस वजह से जो इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था यूएसएसआर के लिए, ठीक है। देन पीपल बिकम अवेयर। लोगों को तो पता चलेगा कि भाई यूएस हमसे इतना ज़्यादा एडवांस है, वेस्ट मीन्स यूएसए हमसे इतना ज़्यादा एडवांस है और हम इतने अभी बहुत पीछे हैं उनसे। तो लोग बहुत अवेयर हो गए थे उनको देख के, और लोगों में एक साइकोलॉजिकल शॉक भी लगा और पॉलिटिकल शॉक भी लगा कि भाई अगर वो हमसे इतना आगे हैं तो हमको वहाँ तक जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते उस टाइम पे ताकि हम उनके जैसे बन जाए।
देन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्टैग्नेशन था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 70 साल से रूल कर रही थी वहाँ पे, और क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी अनअकाउंटेबल थी, इस वजह से लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि भाई वो कुछ भी करे जा रहे थे बट उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो अब नेक्स्ट जो पीपल है उन्होंने यूएसएसआर ने लोगों का सपोर्ट खो दिया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्लो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था, और वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड ऑफ अथॉरिटी थी कि भाई एक ही जगह पूरे स्टेट की जो सेंटर है, ये जैसे कि अपने स्टेट है, ठीक है, वो स्टेट को सेंटर ही ओन करेगा, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल्स का कोई तो रोल है ही नहीं। तो भाई लोग बोलते हैं हम पागल है क्या, सब आप ही करो तो हम क्या करेंगे। इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट खो दिया था यूएसएसआर ने। फिर वो जो गॉर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे, अब उसमें से कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, और कुछ बोल रहे थे बहुत ज़्यादा फास्ट है। जो स्लो बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि ये तो बहुत स्लो है और उनको थोड़ा इट शुड हैव मच और मूड फास्टर, ठीक है, इट शुड हैव मूड फास्टर। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो भाई बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। अब ये दोनों आइडियोलॉजी के जो पर्सन थे इनके बीच में दैट इज़ कॉल्ड टग ऑफ वॉर, कि भाई इस जगह तो गॉर्बाचेव के रिफॉर्म्स में दो टाइप की आइडियोलॉजी हो गई थी लोगों की, ये कुछ तो बोल रहे थे बहुत स्लो है, कुछ बोल रहे थे बहुत फास्ट है। तो ये दैट्स कॉल्ड टग ऑफ वॉर, और इस टग ऑफ वॉर में उन्होंने सपोर्ट खो दिया था पीपल का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म, लोगों में तो बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना आ गई थी विद इन रिपब्लिक, डिज़ायर ऑफ सॉवरनिटी। अब उनके मन में आ गई थी कि भाई हमको तो अब हमारे स्टेट चाहिए, हमको नहीं चाहिए यूएसएसआर, तो उन्होंने एक सोवरनिटी की डिज़ायर आ गया था उनके अंदर, ठीक है। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। फर्स्ट तो क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, क्या परिणाम आए थे इसका, कि जो कोल्ड वॉर है उसका एंड हो गया था, कि भाई जो कोल्ड वॉर था उसका एंड हो गया। जो कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स थे उनका भी एंड हो गया था, ठीक है। देन जो एंड ऑफ आर्म्स रेस, जो भाई बहुत ज़्यादा आर्म्स बनाने में लगे थे उनकी भी रेस ख़त्म हो गई थी, अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद। देन सेकेंड पॉइंट इज पावर रिलेशंस चेंज, देन इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ ऑल्सो चेंज। अब उसमें जो पावर था कि भाई इसमें स्टेट से अब रिपब्लिक के पास पावर आ गई, तो इसमें से जो इन्फ्लुएंस भी चेंज हो गया था, इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ ऑल्सो चेंज, ठीक है। अब यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था। पहले तो हमारा वर्ल्ड था वो वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड था, ये ख़त्म हो गया, अब हमारा वर्ल्ड सिंगल हो गया था जो होती है अपना यूनिपोलर, ठीक है। देन यूनिपोलर यूएस बिकम सुपर पावर, क्योंकि भाई दो पावर अपने दो पोल से थे, एक तो वेस्ट जो यूएस के कंट्रोल में था और एक यूएसएसआर जो ईस्ट के कंट्रोल में था। अगर अपना ईस्ट ख़त्म हो जाता है तो बचा एक वेस्ट जो कि अपना यूएसए, ठीक है। तो यूएसए बिकम सोल सुपर पावरफुल एंड लिबरल डेमोक्रेसी, और लिबरल डेमोक्रेसी के बाद उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉर्म हो गए थे लाइक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। देन फोर्थ इज एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। अब उसमें न्यू कंट्रीज़ का एमरजेंस हुआ क्योंकि कुछ कंट्रीज जो है ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ जाने के लिए बोल रहे थे, और कुछ नेटो नेशनल नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ रशिया में ही रहना चाहते थे और कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, ठीक है। द शॉक थेरेपी, अब जो भी प्रोसेस हुआ था, जो कॉन्सिक्वेंस निकले थे, तो अब हम देखते हैं कि उससे शॉक थेरेपी का क्या रिलेशन है। गाइस आई मस्ट टेल यू कि आप इस शॉक थेरेपी को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, बहुत अच्छे से लर्न करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो व्हाट वाज द शॉक थेरेपी, कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मीन्स जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, यूएसएसआर के जाने के बाद जो कम्युनिज्म थी उसकी आइडियोलॉजी उसका भी कोलैप्स हो गया था, वो भी कोलैप्स हो गई थी, ठीक है। अब ये जो कम्युनिज्म की जो अपनी जो आइडियोलॉजी थी इसका कोलैप्स तो हो गया, उसके बाद में जो प्रोसेस था ट्रांजिशन का, मींस जो अथॉरिटेटिव सोशलिस्ट सिस्टम था, सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम में जाना, वो एक बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पेनफुल ट्रांजिशन था, जो कि अपना सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट सिस्टम में जाना बहुत पेनफुल था, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं मॉडल ऑफ ट्रांजिशन, किसको, सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट में जाने को जो ट्रांजिशन होता है हम उसको मॉडल ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं, जिसमें रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप जो was these countries were
इन्फ्लुएंस्ड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये जो पूरा हमने भी पढ़ा, दिस इज कॉल्ड शॉक थेरेपी। लेट्स जस्ट क्विक रिवाइज इट अगेन कि जो क्या हुआ था, USSR के जो डिसइंटीग्रेट होने के बाद में उसकी जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिज़्म, वो भी कोलैप्स हो गई थी, उसका भी खात्मा हो गया था उस टाइम पे। देन उनका जो सोशलिस्ट सिस्टम, जो USSR का जो सोशलिस्ट सिस्टम था, उससे US की कैपिटलिस्ट सिस्टम में जाना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था उनके लिए। और ये जो ट्रांजिशन का जो सिस्टम था, इससे इस तक जाना, सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट तक जाना, उसको हम बोलते हैं मॉडल ऑफ ट्रांजिशन, जिसमें रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप वर इन्फ्लुएंस्ड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक, एंड दिस इज कॉल्ड योर शॉक थेरेपी, ठीक है। अब शॉक थेरेपी के पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं। इट्स वेरीड इन इंटेंसिटी एंड इट वेरीड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड बट डायरेक्शन सिमिलर। अब ये जो शॉक थेरेपी थी, वो इसकी इंटेंसिटी और स्पीड में फ़र्क था। मींस कहीं जल्दी पेनफुल था, मतलब कहीं ज़्यादा पेनफुल था, कहीं थोड़ा था, बट जो डायरेक्शन थी उसकी वो सिमिलर थी कि भाई इफ़ेक्ट तो सबको कर रही थी, लेकिन किसी को धीरे कर रही थी, किसी को फास्ट कर रही थी इफ़ेक्ट, ठीक है। देयर वाज टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिज्म, कि भाई पहले सोशलिज्म से अब कैपिटलिज्म में आए थे, वो टोटल शिफ्ट था। रूटिंग आउट कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो उनके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स थे, सोशलिज्म, गवर्नमेंट बेस्ड सोशलिज्म, जो उनके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स थे, अब उनको रूट आउट करके कैपिटलिज्म में जाना था, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप हैज़ टू बी डोमिनेंट पैटर्न, जो अब प्राइवेट ओनरशिप थी उसको अब लाना था। जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनर, प्राइवेटाइजेशन किसमें, स्टेट एसेट्स में प्राइवेटाइजेशन होना था, और जो कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स थे उनमें भी प्राइवेटाइजेशन होना लाना था। देन कलेक्टिव फार्म्स जो था, जो अब किसमें, प्राइवेट फार्मिंग में कन्वर्ट हो गया था। कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन लाना था, और उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन लाने के अलावा देयर वाज नो थर्ड वे, ठीक है। यही एक ऑप्शन था प्राइवेटाइजेशन के अलावा, देयर वाज नो थर्ड वे और देयर वाज नो ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। देन ड्रास्टिक चेंज, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन, कंप्लीट शिफ्ट टू फ्री ट्रेड रिजिम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन ब्रेकिंग अप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस, सोवियत यूनियन किससे, वेस्ट, जो उनकी जो एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस थी, मीन्स उनका जो ट्रेड था, ट्रेड पार्टनर्स जो थे वो चेंज हो गए। मीन्स जो सोवियत यूनियन था वो कभी वेस्ट से ट्रेड नहीं करता था, बट उसको अभी वेस्ट से ट्रेड करना पड़ा, क्योंकि वो अब डिसइंटीग्रेट हो गया था, और जो रशिया था उसका डोमिनेंट पार्टनर था, तो रशिया जो था उसका सक्सेसर था, ठीक है। तब उसके जो ट्रेड अलायंस थे वो ब्रेकिंग अप हो गए थे, ठीक है। अब्जॉर्ब्ड into western economic system, ठीक है। Now let's just discuss the consequences of shock therapy, okay। तो shock therapy brought ruin to economies, ठीक है। शॉक थेरेपी में क्या हुआ था, जो इकोनॉमीज थी उनका रुइन हो गया था, बर्बाद हो गई थी इकोनॉमीज, जिसकी वजह से पीपल पे डिजास्टर हो गया था, डिजास्टर अपॉन पीपल, ठीक है। इन रशिया लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो था वो गिर गया था उस टाइम पे, और जो 90% जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको सेल करनी पड़ी, किसको, प्राइवेट पार्टनर्स को। 90% इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट पार्टनर्स को सेल करनी पड़ी, ठीक है। और ये जो 90% इंडस्ट्री सेल हुई ना प्राइवेट पार्टनर्स को, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। लेट्स जस्ट रिकॉल इट वंस अगेन, लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज़ थी वो अंडर वैल्यूड हो गई थी, उनकी जो प्राइस थी, जो एक्चुअल प्राइस से उनकी जो प्राइस गिर गई थी, अंडर वैल्यूड हो गई थी इंडस्ट्रीज़, और वो जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको थ्रो अवे प्राइसेस में बेचा गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट, रूबल, जो रशियन करेंसी थी, क्या, रशियन करेंसी जो थी रूबल, उसकी जो वैल्यू थी वो गिर गई थी, रूबल की वैल्यू गिर गई थी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज, जो बहुत ज़्यादा महंगाई थी उस टाइम पे बहुत इंक्रीज़ हो गई थी, और जो इतनी महंगाई इंक्रीज़ होने के कारण जो लोग थे उनकी अपनी जो सेविंग्स थी वो लॉस्ट हो गई थी, ठीक है। पीपल लॉस्ट सेविंग्स।
उस टाइम पे नो फूड सिक्योरिटी। अब उस टाइम पे इतना महंगाई बढ़ने के बाद, इतना लोगों की सेविंग्स लॉस्ट होने के बाद में वहाँ पे फूड सिक्योरिटी थी नहीं, तो इसकी वजह से उनको क्या करा, फूड को इम्पोर्ट करवाना पड़ा, फूड इम्पोर्ट करवाना पड़ा। ठीक है, इस वजह से कलेक्टिव फार्मिंग का जो सिस्टम था वो तो बंद हो गया था उस टाइम पे। देन ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर, जो ओल्ड सोशल वेलफेयर का जो ओल्ड सिस्टम था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अब विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, अब जो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी थी, क्या दी थी, एक तो हेल्थ, एजुकेशन और चाइल्ड वेलफेयर की जो सब्सिडीज़ दी थी, और वो जो स्टूडेंट्स को जो सब्सिडीज़ दी थी वो सब कुछ विड्रॉ कर लिया था, किसने, गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब वो सब्सिडीज़ का गवर्नमेंट ने विड्रॉल कर लिया, इस वजह से पावर्टी क्या, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी पावर्टी। ठीक है, नाउ अब उस टाइम पे नेक्स्ट पॉइंट है जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हो गई थी, मींस डिफरेंस हो गया था, बहुत ज़्यादा पीपल के बीच में डिफरेंस हो गया था। मींस डिफरेंस किस में हुआ था, एक तो पुअर पीपल और एक रिच पीपल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया कि दोनों में, डिवाइड इनटू रिच एंड पुअर। जो उस टाइम पे रिच जो है वो तो रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर है वो तो पुअर होते ही जा रहे थे। ठीक है, देन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हो गई। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी लाइक जो रिच रिच होते जा रहे थे और जो पुअर पुअर होते ही जा रहे थे, वो गिरे ही जा रहे थे पावर्टी में। ठीक है, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब उस टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बहुत ज़्यादा फास्ट वे में बना था, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फास्टली बना था। तो उस टाइम पे डेमोक्रेसी को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं दी गई थी, तो उस टाइम पे नो अटेंशन एंड प्रायोरिटी किसको, डेमोक्रेसी को दी थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में बना था। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 2 पार्ट्स में था, कि जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट बना था उसको तो बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी, और वो जो ऑल पावर जिसको प्रेसिडेंट को दी थी वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो गया था। और जो इलेक्टेड पार्लियामेंट था वो वीक था, किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, here the president of Turkmenistan and Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended it for another 10 years। ठीक है, तो ये जो उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स थे वो खुद ही इलेक्ट हो गए थे, और उन्होंने अपनी जो इलेक्टेड जो उनका जो टाइमलाइन था वो और ज़्यादा 10 ईयर्स एक्सटेंड कर लिया था। ठीक है, देन रिवाइवल ऑफ रशियन इकोनॉमी, जो रशिया की जो इकोनॉमी थी उसको रिवाइव होने के लिए 10 ईयर्स लगे थे। ठीक है, इन 2020 में रशिया का रिवाइवल हुआ था। एक्सपोर्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट कर रही थी, लाइक ऑयल, नेचुरल गैसेस और मिनरल्स, इनके एक्सपोर्ट करने से उसकी जो 10 ईयर्स के बाद उसकी जो इकोनॉमी है उसमें रिवाइवल हुआ था। ठीक है, सो गाइस ये हमारे जो हमने पढ़े अभी, ये ये जो हमने 8 कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े वो शॉक थेरेपी के थे। गाइस ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हैं, आप इनको प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए, और अगर आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, new entities or new actors in world politics like Russia, Balkan states and Central Asian states. Now after the collapse of Soviet Union, it led to emergence of new actors like Russia. Russia was the largest country, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री, और न्यूक्लियर आर्सनल्स, मीन्स जो USSR था उस टाइम पे USSR बहुत ज़्यादा आर्म्स पे फोकस करता था, आर्म्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा फोकस करता था, इसलिए तो उसका कोई डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, तो इस वजह से उसके पास जो न्यूक्लियर आर्सनल थे उसकी बहुत ज़्यादा, मीन्स उसकी कोई कमी नहीं थी उसके पास। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्री थी। देन बाल्कन स्टेट्स, Balkan states, countries such as Poland, Hungary, then Czechoslovakia. ठीक है, these countries gained independence from Soviet Union. Also Central Asian countries such as Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan also gained independence from Soviet Union. Okay, now here we are, India and post-communist countries. India's relation with Russia and other post-communist
countries. Let's see the relations. Strong ties with Russia. इंडिया का रशिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज था, ठीक है. देन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद बाल्कन स्टेट, ऑल्सो विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ठीक है. पार्टिसिपेशन इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. और ये जो कहाँ पे है, शंघाई चाइना में है. शंघाई जो है वो चाइना में है. तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो उसका जो इंडिया का इसमें पार्टिसिपेशन बहुत था उस टाइम पे, ठीक है. अब इसके इम्पैक्ट दिखते हैं. इसके जो रिलेशंस थे जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ, उसका क्या इम्पैक्ट था. अब उसमें कॉपरेशन इन डिफेंस एंड एनर्जी, जो डिफेंस में कॉपरेशन था और एनर्जी में कॉपरेशन था, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था. और इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेड था और इन्वेस्टमेंट था उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है. तो गाइस अब पूरे चैप्टर को कंक्लूड करके देखते हैं, ठीक है. कंक्लूजन इज, सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ था उसके बाद में बाइपोलरिटी का एंड हो गया था, ठीक है. और इंडिया का रिलेशन किसके, रशिया पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ क्या इवॉल्व हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था उस टाइम पे. और उसके बाद जो न्यू एक्टर्स थे, जो न्यू एंटिटीज़ थी, रशिया बाल्कन स्टेट्स और सेंट्रल एशियन कंट्री स्टेट्स, उसको एक न्यू पॉलिटिक्स, न्यू वर्ल्ड में एंट्री हुई थी, ठीक है. वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई. हमारा चैप्टर ही कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी सजेशंस, प्लीज़ लीव देम ऑन कमेंट डाउन. And guys, please, it takes 1 second for you to just subscribe, or it takes me a lot of time to make these kind of videos, or it gives motivation. Guys, please, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब और लाइक करें. एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.